हेलो। हाँ अभी आ रही है, जरा ठीक आ रही है। ओके, तो थोड़ा सा रिवीजन से शुरू करते हैं हम लोग। तो ये जो हर बार आप लोग भूल जाते हैं उसके लिए फुल एंड फाइनल है ये रिवीजन। तो मैंने शुरू में एक एपी लिखा है, सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, गिवन एपी। यस भैया दिख रहा है। तो यहाँ जी पे भैया। फर्स्ट टर्म क्या होगा? 4 4। और डी कैसे निकालेंगे? tn minus 1 वेरी गुड, यानी कि हम T2 माइनस T1 कर सकते हैं। t2 minus t1 तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4, कितना आएगा? 3 3। तो ऊपर वाले एपी में पहला टर्म ए है और डिफरेंस 3 का है, ठीक है। अब एपी में हम पहले टर्म को T1 कहते हैं, दूसरे टर्म को T2 कहते हैं, ये नाम देते हैं हम ऐसे। तीसरे टर्म को T3 कहते हैं, चौथे टर्म को T4 कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे T3 कितना है बच्चों? भैया 10। 10 है। तो Yes, भैया, T3 10। जो T3 है वो नेम है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 10 10। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? यस T3 नेम को कहते हैं और उसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। वैसे ही 16 जो टर्म है उसका नाम क्या है? जिस टर्म की क्या वैल्यू भैया? 16 है उसका नाम क्या है? भैया T16। T5। जिसकी वैल्यू 16 है उस टर्म का नाम T5 है। t5 ओके, तो यहाँ पे टर्म को नाम दिया हुआ है और उसकी वैल्यू है कुछ, ये दो में डिफरेंस समझना है आपको, ठीक है। तो हमने टर्म को नाम दिया हुआ है, तो जनरली अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे यहाँ पे आपको कितने टर्म दिख रहे हैं? 6 टर्म दिख रहे हैं। अगर मैंने पूछा कि आप जो टर्म का नाम T17 है उस टर्म की वैल्यू बताइए, ठीक है। अगर मैंने पूछा आपसे कि जो टर्म का नाम T17 है उसकी वैल्यू बताइए, तो वैल्यू पता है क्या अभी आपको T17 की? नो भैया। नहीं। नो भैया। तो यही फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है जो आपको नीचे दिखेगा, फॉर्मूला टू फाइंड एनी टर्म इन एपी। अगर मुझे कोई भी टर्म निकालना है किसी भी एपी के अंदर से तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना के रखा है। ये फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, आप लॉजिक से खुद सोचिए, अगर कोई टर्म निकालना है सबसे पहला सवाल क्या होगा आपका? एपी। कौन सा टर्म? वेरी गुड। अगर एक एपी आपके सामने गिवन है और मैंने बोला टर्म निकालो, सबसे पहले आपका सवाल होगा कौन सा टर्म? कौन सा टर्म, कौन सा टर्म। वेरी गुड। इसीलिए जो एपी का फॉर्मूला है उसमें Tn लिखा रहता है। समझ में आ रहा है? अभी n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता। एन का मतलब नंबर होता है। n का मतलब होता है कौन सा टर्म का जवाब। ये क्या? जब आप पूछते ना कौन सा टर्म निकालूं, तो जो उसका जवाब होगा वही n है। ओके। समझ में आ रहा है? अगर जी भैया। जैसे अगर मान लो विवेक है, विवेक को मैंने बोला 12वां टर्म निकालो, तो क्वेश्चन है कौन सा टर्म निकालो, तो विवेक क्या बोलेगा? 12वां टर्म। 12वां। तो ये n वही 12वां है। n का मतलब होता है, देखो जो n है Tn में जो n है वो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। सिंगुलर क्यों? क्योंकि हम एक ही टर्म की बात कर रहे हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा ना सिंगुलर प्लूरल। यस भैया। तो जब आप नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स प्लूरल बन जाता है, मतलब बहुत सारे टर्म, बहुसंख्यक हो गया। लेकिन Tn में सिर्फ एक टर्म की बात की जा रही है, टर्म सिंगुलर होता है। समझ में आ रहा है सबको? यस भैया। हम कोई भी एक टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं एक बार इस फॉर्मूले से। जैसे एक रोटी बनाने की मशीन है, वो एक बार में एक ही रोटी बनाती है, ठीक है। मान लीजिए एक ऐसी मशीन है जो एक बार में एक ही रोटी बनाती है, तो वो सिंगुलर रोटी बना के देगी आपको हर टर्न में। वैसे ये जो फॉर्मूला है ये आपको एक ही टर्म निकाल के देता है एक बार में, और जो n है वो जवाब है
जब आप फॉर्मूले में डालते हो तो पूछते हो कौन सा टर्म, तो जो जवाब आएगा ना वही n है। अगर क्वेश्चन में बोला है 10वां टर्म निकालो, तो n की वैल्यू क्या होगी आपके फॉर्मूले में? n की 10। 10, क्योंकि आपको 10वां टर्म निकालना है, तो इस फॉर्मूले में n की जगह पे आप 10 रखेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है टी एन के फॉर्मूले में n क्या होता है? यस भैया। अब इसको याद कैसे रखेंगे आप? याद आप ऐसे रखेंगे कि जो टर्म होता है, एक मिनट, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। जो टर्म होता है वो सिंगुलर होता है ना? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये सब सिंगुलर है ना, एक एक टर्म की बात हो रही है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? दे ऑल आर सिंगुलर टर्म। तो n कोई भी एक नंबर होगा और ये n वो वाला नंबर होगा जो टर्म आपको निकालना है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलो कि टीएन में n का मतलब क्या है? हाँ, नो भैया। सबको आया ना समझ में? ओके, चलो, तो टीएन में n का मतलब आपको समझ में आ गया। तो ये देखो, जब मैं बोलता हूँ T1 बताओ कितना है, तो आप एपी को देखोगे, भाई T1 मेरा 4 है और इसके लिए n मेरा 1 हो जाएगा। T2 मेरा 7 है, इसके लिए n कितना है मेरा? 2। वैसे ही तो Tn के फॉर्मूले में n जो रहता है वो ये बताता है कि आप कौन सा टर्म निकालने वाले हो। ठीक है, ओके। अब Sn पे आते हैं। Sn क्या होता है? अगर एक सीक्वेंस गिवन है तो उसमें Sn निकालना है तो क्या निकालना है? Sn का मतलब होता है फॉर्मूला टू फाइंड भैया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब देखो, मैंने सम का फॉर्मूला दिया है, आपके पास एक एपी है, एक एपी है, देखो जैसे 4, 7, 10, 13, 16, 19, ये एक एपी दिख रहा है आपको, तो क्वेश्चन जो मैंने आपको गिवन में दिया है। अगर मैंने बोला कि सम करो, सम का फॉर्मूला दे दिया, बोला सम करो, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका? किसका सम करना है? भैया किसको सम कितने करूं? टर्म्स का सम करना है? कितने टर्म, कहां से शुरू करूं कहां पे खत्म करूं, है ना? सम में कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं। Yes, देखो भैया। जैसे ऐसा लिखा है, अगर 4, 7, 10, भैया 1, 1, 2, 13, 16, 19, अगर मान लो ऐसा एक एपी आगे भी बढ़ता जा रहा है, अगर ऐसा एक एपी गिवन है, मैंने बोला सम करो, तो आपके दिमाग में कई क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा, भैया किस किस को सम करूं? आप बोला 3 नंबर को सम करो, तो आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा, भैया शुरू के 3 को करूं कि सेकेंड से 3 को करूं कि थर्ड से 3 को करूं, किन 3 को करूं ऐड? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आएंगे ना? यस भैया। किसको ऐड करूं? तो मैंने बोला 3 को ऐड करो, तो किस 3 को ऐड करूं? शुरू के 3 को कि नेक्स्ट से 3 गिनूं मैं कि थर्ड से 3 गिनूं मैं, किन 3 को ऐड करूं मैं? आपको ये, तो Sn में जब सम निकालने को बोलते हैं तो हमेशा हम शुरू से काउंट करने को बोलते हैं, फर्स्ट टर्म से। तो अगर फर्स्ट टर्म से काउंट करना है तो आपका सवाल होगा फर्स्ट से कितने नंबर को ऐड करूं भैया मैं, है ना? अगर मैंने सम करने को बोला है और आपको पता है आपको फर्स्ट नंबर से शुरू करना है, तो आप पूछोगे भैया फर्स्ट से कितने नंबर को ऐड करूं? तो जो जवाब होगा मेरा वही होगा आपके n की वैल्यू। अगर मैंने बोला शुरू के 2 टर्म्स को ऐड करो, तो आपका n क्या हो जाएगा? अगर मैंने बोला शुरू के 2 टर्म्स को ऐड करो, जैसे मान लो मैंने लिखा है S1, S1 का मतलब होता है शुरू के एक टर्म को ऐड करो, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, एक टर्म को किससे ऐड करूं? तो S1 का नो मीनिंग, क्योंकि अगर एक ही टर्म है तो उसको किससे ऐड करूंगा मैं? हवा में। अब अगर मैंने बोला है शुरू के 2 टर्म्स को ऐड करो, S2, देखो Sn, n की वैल्यूज दिखा रहा हूं मैं, अगर मैंने n की जगह पे 2 रखा है, S2 बोला, तो S2 का मतलब क्या होगा? शुरू के 2 टर्म्स को ऐड करो, मतलब 4 + 7। अगर मैंने बोला S3, S3 का मतलब क्या होता है? शुरू के 4 + 7 + 10, शुरू के 3 टर्म्स को ऐड करो, मतलब 4 + 7 + 10। तो ये जो n है ये जवाब है, किसका जवाब है इस क्वेश्चन का? कितने नंबर को ऐड करूं? ऐड शुरू से करना है,
एन सवाल होता है कि कितने नंबर को ऐड करूं, है ना। तो एस एन जो फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला, उसमें एन का मतलब होता है कितने नंबर को ऐड करना है। समझ में आ रहा है एस एन मतलब क्या होता है? Yes, भैया। अभी किसी को डाउट है क्या टी एन वाले एन और एस एन वाले एन में? नो भैया। नो डाउट भैया। टी एन वाला एन सिंगुलर होता है, ठीक है, टी एन वाला एन सिंगुलर होता है क्योंकि किसी भी एक टर्म की बात की जा रही है। लेकिन जो एस एन वाला एन होता है वो सिंगुलर नहीं हो सकता, वो प्लूरल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम दो या दो से ज्यादा टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है। तो एस एन वाले एन को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। यहां बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि हम बोलते हैं कितने टर्म्स को ऐड करूं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एस एन में पूछते हैं। टी एन में क्या बोलते हैं कि किस टर्म की वैल्यू निकालनी है, किस टर्म, तो एक ही टर्म की बात हो रही है यहाँ। तो टी एन में जो एन होता है वो क्या बोलता है? पोजीशन ऑफ द टर्म इन एपी। एन मतलब पोजीशन है, फिफ्थ टर्म निकालना, तो फिफ्थ पोजीशन पे टर्म है उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो होपफुली सबको समझ में आया होगा। मैंने इसमें शुरू के 13 मिनट दे दिए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, जहाँ पे लास्ट टाइम हम आपको डाउट्स थे वहीं से शुरू करेंगे। देखो, अगर आप घर पे जाके, मतलब घर पे ही हो, लेकिन जब आप अपने से बैठ के नोटबुक उठा के सोचोगे ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ चीजें सिर्फ बताने से समझ में नहीं आती, उसको खुद से भी थोड़ा करना पड़ता है, तब समझ में आता है, ठीक है। ओके, अब यहां पे क्या बोला है? अब यहां पे सम बोला है, तो सम का फॉर्मूला आप सबको पता है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 36, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, यही क्वेश्चन था लास्ट टाइम। थोड़ा क्वेश्चन मैंने चेंज किया क्योंकि वो क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन को ऐसे लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 36। तो बच्चों यहां पे क्या पूछा है आपसे? N की वैल्यू। एन की वैल्यू भैया और क्या गिवन है? एस एन। एस एन। एस एन मतलब भैया शुरू के कितने नंबर्स को ऐड करना? शुरू के कितने नंबर, तो बताया है कि कितने नंबर है शुरू से? नो भैया। नहीं बताया, और ये हो वही गया। आपको फाइंड करना है। तो जो एस एन होता है उसमें जो एन है ये अननोन है, अननोन है, लेकिन जो एस एन है वो नोन है। वो कितना है? 36। सम करने के बाद 36 आएगा, लेकिन कितनों को सम करना है ये नहीं बताया। Yes, समझ भैया। में है? ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहां पे आप लिखेंगे सीक्वेंस, जैसे मैंने करके दिखाया था लास्ट टाइम वैसे ही करेंगे। सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, पहले नेचुरल नंबर कैसे हैं वो लिख के दिखाएंगे। सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, चलता जाएगा, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि ये तो एपी है, तो आप लिखेंगे अबव सीक्वेंस इज एन, अबव सीक्वेंस इज एन एपी। ये तो एक एपी है, एपी है। देखो आपको बताना पड़ेगा, आपको एपी का फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एपी है। अगर आपने सुना है आर्मी की कैंटीन होती है, एयरफोर्स की कैंटीन होती है, यस भैया। तो उस कैंटीन से अगर आपको सामान खरीदना है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप डिफेंस के आदमी हैं, आपके पास उसका आईडी कार्ड होना चाहिए। कार्ड होता है। हाँ, वैसे ही अगर आपको एपी का फॉर्मूला यूज करना है तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि जहां पे आप एपी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो सीक्वेंस एक एपी है, तभी आप उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। समझ में? इसीलिए मैं लिख के बता रहा हूँ। उन्होंने नेचुरल नंबर्स बोला है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैंने लिख दिया शुरुआत में। फिर मैं बता रहा हूँ कि ये तो एपी है, जिसमें हमारा पहला टर्म क्या है? 1 है, और जो डिफरेंस है वो होता है Tn माइनस 1, जो कि है T2 माइनस T1, 2 माइनस 1 दैट इज 1। भैया हम डी को डायरेक्टली T2 माइनस T1 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 1, ए निकल गया, डी निकल गया। अब आपको एस एन पता है, एस एन कितना है बच्चों? 36 है। बस आपको एन नहीं पता,
बस यहीं से काम आपका शुरू हो जाएगा। अब आप लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है। क्या पता है? एस एन का फॉर्मूला पता है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में बच्चों आपको एस एन पता है 36। क्या आपको n पता है कितने नंबर्स को ऐड करना है? तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। a पता है आपको, 1 डाल देंगे। n नहीं पता। b पता है आपको, 1 पुट कर देंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे, आपका n निकल जाएगा जो लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। फिर से कर देते हैं फटाफट। n बाई टू, 2 1 ज़ा 2 प्लस, अब 1 को मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू n इज n, 1 इंटू माइनस वन इज माइनस वन। 36। देखो ये आगे जाके क्वाड्रेटिक बनने वाला है और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना आपको अनिवार्य है। तो 2 माइनस वन हो जाएगा 1 प्लस n। ठीक है, अब 36 अब मल्टीप्लाई करो। n बाई टू इंटू वन इज n बाई टू प्लस n बाई टू इंटू n कितना होगा? 2n स्क्वायर n स्क्वायर बाई टू। देखो n बाई टू इंटू n करोगे आप, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 1 से करेंगे और n को n से करेंगे, तो n स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रैशनल नंबर्स को सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब मुझे नीचे से ये 2 हटाना है, क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो ये हो जाएगा n बाई टू इंटू टू, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और n स्क्वायर बाई 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो सारे 2 कट जाएंगे, नीचे वाले ऊपर वाले। तो क्या बचेगा इधर? 36 2 ज़ा 72 72 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। अब इन दोनों को इधर ले आओ, तो माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 72 इज इक्वल टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक। सॉल्व कर देंगे। a आपका -1, b आपका -1, c आपका 72। तो हमने जोड़ी क्या बनाई थी लास्ट टाइम? 9 और 8 था ना, याद है ना लास्ट टाइम की जोड़ी कौन सी? जो इस क्वेश्चन में बनाई थी हमने, ए सी और बी के लिए। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था हमने, 72 का 2 से, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा, याद है। 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो यहाँ पे जोड़ी क्या बनाई थी हमने? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इन तीनों को एक साथ रख लिया और इन दोनों को एक साथ रख लिया, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। अब इनको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -72 और इनको ऐड करके आना चाहिए -1। तो किसको माइनस रखना होगा आपके हिसाब से? 9 को माइनस 9 को। तो ये जोड़ी हमने बनाई थी लास्ट टाइम। तो आपका ये हो जाएगा -n स्क्वायर, अब -8n, सॉरी +8n माइनस 9n प्लस 72। तो बीच वाले की जगह हमने ये दोनों पुट कर दिए, जो 8 और -9 लिए थे हमने, इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे, तो बच्चों कॉमन क्या है इन दोनों में? n स्क्वायर और 8n, -n कॉमन है। वेरी गुड, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। चलो -n कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा? भैया n अंदर का साइन बदल जाएगा बच्चों, ध्यान से। n माइनस माइनस 8। वेरी गुड। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? -9 -9 कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचेगा? n माइनस 8। क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। देखो दोनों में n -8 सेम आया है, मतलब हमने कुछ भी गलती नहीं की है। n माइनस 8, अंदर क्या बचेगा इधर? -9 माइनस n माइनस 9 इज इक्वल टू
0। या तो अभी वो 0 या तो ये 0। तो या तो ये 0 और या तो ये 0। अगर पहला वाला 0 है तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 8, वेरी गुड, n की वैल्यू 8 आएगी। और अगर दूसरा वाला 0 है तो 9, n की वैल्यू -9 आएगी। डाउट है कैसे किसी को? देखो ये -9 और -n है। अगर मैं -n को उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा? -9 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? -9। समझ में आ रहा है? 9, तो n की वैल्यू आपकी -9 आएगी। तो हम माइनस को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? कभी नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में आ सकते हैं, तो हम लिखेंगे रिजेक्टेड मैं रीजन लिखेंगे एज number of terms in an number of AP term of AP can't be negative. cannot be negative। याद आ रहा है आपको कैसे किया था हमने ये क्वेश्चन? Yes भैया। क्वेश्चन सिंपल है, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहां पे बस आपसे पूछ लिया था, सम का फॉर्मूला ही यूज करना था। बच्चे इतना लेट ज्वाइन कैसे करते हैं यार? अभी 5 बच्चे थे वेटिंग पे। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि कुछ नंबर को ऐड करके 36 आ रहा है, बताओ वो कितने नंबर को ऐड करके आ रहा है। इतना ही सिंपल क्वेश्चन था। मतलब आपको ए दे दिया था, डी दे दिया था और एस एन पता था, बस आपको एन निकालना था। क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा ही क्वेश्चन ये 2B है जो मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क के लिए दिया था। Yes भैया। मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ शुरू का। यहाँ पे आपको क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n if the sum of first n even natural numbers is 142। अब यहाँ पे even natural numbers बोला है, sum of first n even natural number is 462। मतलब कुछ even natural number को सम करने से 462 आ रहा है। बताओ कितने नंबर्स को सम किया हमने। फिर आपसे n पूछा है, सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सीक्वेंस ऑफ, जैसे पहले किया था, सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर लिख के दिखाओगे। तो इवन नेचुरल नंबर बच्चों शुरू कहां से होंगे? इवन नेचुरल नंबर शुरू कहां से होंगे? मैं 2। 2 से। अगला कौन सा होगा? 4, 6, 8, 10। आपको एपी पता है। फिर आप बोलोगे अबाउ सीक्वेंस इज एन एपी। और इस एपी में आपका ए कितना है? 2, और आपका डी कितना है? T2 माइनस T1, जो कि होगा 4 माइनस 2, 2। ए निकल गया, डी निकल गया। आपको एस एन पता है कितना? 462। आपको एन निकालना है। समझ में आया बच्चों? इजी क्वेश्चन है, सेम पिछले वाले की तरह। बस यहाँ पे, वहां पे नेचुरल नंबर था, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है? अगर पिछली बार ये होमवर्क नहीं किया था, क्योंकि मैंने पिछली बार होमवर्क दिया ही नहीं था, मैंने कैंसिल कर दिया था, तो आज ये करेंगे जाके। ठीक है? भाई आपने इतना तो सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आगे का आपको करना है। मैंने खाली ऐसे गिवन लिखा है। अभी मेन सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना, वो आपका काम है आगे का। यस भैया। ओके, अब ये थर्ड देखो बच्चों, थर्ड भी बहुत सिंपल है। मैं सिर्फ शुरू करके दिखा रहा हूं आपको। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एकदम सेम है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है? यहां पे देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? वहां बोला था कि नेचुरल नंबर शुरू से लेके एन तक सम इतना है, या इवन नेचुरल नंबर का शुरू के एन टर्म्स का सम इतना है, ऐसे बताया था आपको। यहां पे क्या बोला है? तो वहां पे आपने क्या, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? आपने ए और डी निकाला था। पहले सीक्वेंस लिखा था और ए और डी निकाला था। ठीक है? इस क्वेश्चन में देखो, आपको क्या बोला है? इफ द फर्स्ट टर्म इज 22। यहां पे आपको ए बता दिया, यहां पे आपको ए बता दिया, गिवन। पहले गिवन लिख लेते हैं। एक एपी में आपको पहला टर्म 22 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? -4। तो ए और डी बता दिया। फिर बाद में क्या बोला?
सम ऑफ n टर्म्स इज 64, मतलब Sn इज 64, फाइंड n। क्या ये क्वेश्चन भी सेम है ऊपर वाले की तरह? यस भैया। Yes, bro. समझ में आ रहा है? ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे ए और डी बताया है आपको साफ साफ, ऊपर वाले क्वेश्चन में साफ साफ नहीं बताया था, लेकिन आप खुद से निकाल सकते थे, जैसे मैंने निकाल के दिखाया। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस? पहले और दूसरे क्वेश्चन में ए और डी की वैल्यू साफ साफ नहीं बताई थी, उन्होंने बोला था नेचुरल नंबर है। तो आपको कॉमन सेंस से पता है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो मेरा फर्स्ट टर्म ए 1 होगा और डिफरेंस भी 1 होगा, तो आपने कॉमन सेंस से निकाला। सेकंड में भी आपने ऐसा ही किया, यहाँ पे बोल दिया कि इवन नेचुरल नंबर, तो आपको पता है 2 से शुरू होगा, तो मेरा फर्स्ट टर्म 2 है और डिफरेंस भी 2 का होगा क्योंकि इवन नंबर्स हैं। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया है ए इतना है, डी इतना है, सम ऑफ n टर्म्स इतना है, n बताओ कितना है। तो ये भी अब आप आगे का कर सकते हैं, बाकी का सेम है एकदम। कोई डाउट है तो बोलो। यहां पे बस आप Sn का फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देंगे। डाउट है तो बताओ। हेलो, मैं आपको आवाज नहीं आ रही है? नहीं थोड़ी सी अभी नहीं आई थी, कुछ बोला क्या आप लोगों ने? हाँ भैया, नो डाउट। नो डाउट, ठीक है। तो ये फोर्थ फिफ्थ में होमवर्क में देता हूँ आपको। सारे क्वेश्चन बहुत सेम है। फर्स्ट वाला आप देखना रेफरेंस की तरह, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सब एक जैसे हैं। आपको पांचों करने की जरूरत नहीं है, आपने एक भी कर लिया, थर्ड भी कर लिया तो भी चलेगा, सही आंसर आ गया तो। फोर्थ फिफ्थ समझना कि एग्जाम के समय रिवीजन करने के लिए है। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए ना एग्जाम के टाइम पे प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये तब प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके, अब आते हैं एन पे। तो मैंने कल एन वाला भी करके दिखाया था आपको, याद है किसी को? हाँ भैया, 3 consecutive टर्म्स वाला। अभी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब सबको याद है कि नहीं? लास्ट क्लास वाला कॉन्जिक्यूटिव का मतलब। जी भैया, याद है। हाँ, तो विवेक को छोड़ के कौन बताएगा कॉन्जिक्यूटिव का मतलब? अच्छा, किसी बच्चे का नाम है शरीक शिकलागर, इस तरह का तो कोई बच्चा है ही नहीं 9th 10th में। अटेंडेंस में किस नाम पे दूंगा? शरीक शिकलागर कौन है? प्लीज रीनेम भैया योरसेल्फ। वो मुफीज है। भैया वो मुफीज। मुफीज है, शिकल घर नाम है। अच्छा, मुफीज। प्लीज रीनेम योरसेल्फ मुफीज। आते वक्त प्लीज नाम चेक करा करो अपना। ओके, तो हाँ, कोई बताएगा? यू कैन रेज योर हैंड कॉन्जिक्यूटिव का मतलब। यू कैन रेज योर हैंड। और अटेंडेंस में बच्चों लास्ट के समय कभी भी लेता हूं, तो अगर आप बीच में कभी भी गायब हो जाओगे तो आप एब्सेंट ही हो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपका कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बताओ कोई भी एक हाथ उठा के। कल समझाया था ना मैंने कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या। यस ओम। हाँ भैया, बेसिकली मतलब हमें आगे वाला टर्म, जैसे कि अभी कॉन्सिक्यूटिव हम लेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। वेरी गुड, मतलब एक के बाद एक आने वाले टर्म्स। यस जैसे भैया। महीनों में जनवरी का कॉन्जिक्यूटिव कौन सा होगा? हाथ उठाना, हाथ उठाना बस। महीनों में, महीने में अगस्त का कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर महीना बताना है। अगस्त का कॉन्जिक्यूटिव महीना कौन सा होगा? अब्रार बताओ। भैया नवंबर। नहीं हो सकता अगस्त का कॉन्जिक्यूटिव नवंबर। भैया इसका आईक्यू लेवल देखो ना कितना जाता है। कोई बात नहीं, गलती सबसे हो सकती है। पीयूष। भैया सितंबर। वेरी गुड, अगस्त का कॉन्जिक्यूटिव सितंबर होगा। एक के बाद एक आने वाले वो कॉन्जिक्यूटिव कहलाते हैं। तो अगस्त के या तो पहले दे सकते हो, अगस्त के पहले कौन सा महीना आता है? अगस्त, जुलाई। तो जुलाई कॉन्जिक्यूटिव है। अगस्त का कॉन्जिक्यूटिव मतलब जस्ट उसके पहले आ रहा है, एक के बाद एक। ये अगस्त का कॉन्जिक्यूटिव उसका सितंबर, क्योंकि वो उसके जस्ट बाद आ रहा है। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब जस्ट बाद या जस्ट पहले वाला, ठीक है। एक के बाद एक आने वाले टर्म्स को कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। जैसे
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी और मई, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव हैं? नो भैया। नो, क्योंकि जनवरी फरवरी तो कॉन्जिक्यूटिव हैं, लेकिन उसके बाद मई बहुत गैप के बाद आता है, तो वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से और भी कुछ एग्जांपल चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव समझने के लिए आपको। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? एक्चुअली इसको कॉन्सेक्यूटिव बोलते जी हैं। नहीं भैया। पढ़ने में कॉन्जिक्यूटिव दिखता है, लेकिन इसको बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव है। तो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स होते हैं एक के बाद एक आने वाले। तो यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी एक एपी है, इन एन एपी कोई भी एक एपी है जिसमें सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब एक के बाद एक आने वाले टर्म्स है ना, जैसे T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, समझ में आ रहा है? कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो एक के बाद एक आ रहे हैं, उनका सम है 27, और उन तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अब याद कर लो, कई बार मैथ में आपका सामना होगा सम से और प्रोडक्ट से। सम का मतलब होता है एडिशन, ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है वन आफ्टर, कैसे बोलेंगे, इन सीक्वेंस, इन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस वाले। ठीक है, इन सीक्वेंस, कॉन्जिक्यूटिव मतलब इन सीक्वेंस, एक के बाद एक जो आ रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। कोई भी 3 टर्म्स हैं जो एक के बाद एक आ रहे हैं, उनको मैंने आपस में ऐड कर दिया तो 27 है सम, और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 504 आंसर आ रहा है। अब आपसे पूछा है फाइंड द टर्म्स, वो 3 टर्म्स कौन से हैं बताओ। समझ में आया क्वेश्चन? यस भैया। तो ऐसे क्वेश्चन की खासियत क्या होती है कि यहाँ पे 2 कंडीशन आपको गिवन होते हैं। जैसे यहाँ पे भी 2 कंडीशन आपको गिवन है। एक कंडीशन है उनको ऐड करके 27 आ रहा है, ये पहला कंडीशन है। कंडीशन सेकंड क्या है कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करके 504 आ रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, 2 कंडीशन गिवन होंगे, एक से आप ए की वैल्यू निकाल लोगे और दूसरे में डाल दोगे। आपको याद होगा पहले भी हम ऐसा ही करते आए हैं, जब भी 2 कंडीशन गिवन होती हैं, एक से ए निकालते हैं, दूसरे में डाल देते हैं। ठीक है बच्चों? तो चलो हम करके देखते हैं ये। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हमें, अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी हमें कोई टर्म चूज करना होता है एपी में, तो कैसे चूज करते हैं। तो आप ए से शुरू कीजिए, पहले टर्म को ए मान लीजिए और डिफरेंस को डी मान लीजिए, तो सेकंड टर्म आपका क्या बन जाएगा? भैया यस, कोई भी ए प्लस डी। सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, सॉरी, ए प्लस 2D। ए प्लस 2D, वेरी गुड। तो 3 टर्म मिल गए आपको। तो आप ऐसे लिखो, लेट द 3 consecutive टर्म्स बी। हम मान लेंगे पहला हो गया ए, दूसरा हो गया ए प्लस बी, और तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2D। समझ में आया? सबसे पहला काम है आप चूज कर लो कि वो 3 टर्म कौन से होंगे। तो मैंने मान लिया पहला मेरा ए होगा, दूसरा ए प्लस डी होगा, तीसरा ए प्लस 2D होगा। फिर बता दूंगा कॉमन डिफरेंस कितना है इनके बीच में। हैविंग कॉमन डिफरेंस, कितना है कॉमन डिफरेंस? डिफरेंस कितना है इनके बीच में? डी का कॉमन डिफरेंस डी है। वेरी गुड। अब कंडीशन 1 पे आते हैं बच्चों। कंडीशन 1, ध्यान से देखना, बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन। कंडीशन 1 कहता है कि तीनों को ऐड कर दो, एक को ए प्लस डी से और उसको ए प्लस 2D से, तीनों को आपस में ऐड कर दो। कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। अब सॉल्व करो इसको, ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 3A। डी प्लस 2D कितना हो जाएगा? देखो 3D। ये डी है, लाइक टर्म्स, डी और 2D, ये हो जाएगा 3D इज इक्वल टू 27। अभी बहुत लोगों को कॉमन लेने में दिक्कत आती है। कॉमन का मतलब होता है कि देखो पहले टर्म में और दूसरे टर्म में आप देखो कि कौन सा कॉमन नंबर दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है।
3, तो उस नंबर को मैं दोनों का मल्टीपल में लिख सकता हूं। देखो ऐसे 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। समझ में आ रहा है? यस भैया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 को कॉमन लिख सकता हूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, 3 इंटू दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं कॉमन लेना। जो कॉमन मल्टीपल होता है उसको बाहर निकाल देना। ठीक है, तो 3 को मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया, दोनों में था वो, मल्टीप्लाई हो रहा था। अभी मैं दोनों में कॉमन मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। अब क्या करेंगे, अगर इस 3 को यहां से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ 3 से, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डी मैंने छोटा लिख दिया, ए की जगह लिखने लगा। ओके, 3 से इधर भी, 3 से इधर भी, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा, 3 9 जा, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा बच्चों, 9। अब मैंने कहा था पहले कंडीशन से आप a की वैल्यू निकाल लो, यहां से a की वैल्यू निकालो, d को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा 9 माइनस, यहां से आपने a की वैल्यू निकाल ली। समझ में आया सबको? जी भैया। पहले कंडीशन से a की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे कंडीशन में पुट कर देंगे। अब कंडीशन 2 पे आते हैं। कंडीशन 2 क्या थी, कंडीशन 2 में तीनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब a को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 2d से, और कितना आना चाहिए, तीनों को मल्टीप्लाई करके 504 आना चाहिए, 504 आना चाहिए। चलो अब करते हैं। अब a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे बच्चों, a की वैल्यू है 9 माइनस d, पहले वाले में पुट कर दिया, इंटू दूसरे में भी पुट कर देंगे, 9 माइनस डी, ए की जगह पे प्लस डी आ जाएगा एक्स्ट्रा। ओके, फिर ए की जगह पे 9 माइनस डी प्लस 2d इज इक्वल टू 504। सबको समझ में आ रहा है? मैंने ए की जगह पे 9 माइनस डी पुट कर दिया है, दिख रहा है? और यहाँ पे आप रीजन दे देंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 की मदद से मैंने किया, यहाँ पे लिख देंगे ऐसा ब्रैकेट में, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप है ये 9 माइनस डी ही रहेगा, इनटू, अब यहाँ पे कुछ कटेगा बच्चों, 9 माइनस डी प्लस डी, डी कट जाएगा, दोनों तरफ डी है, क्या बचेगा इधर, बस 9 बचेगा। अच्छा अगला देखो, 9 माइनस डी प्लस 2d कितना बचेगा, 9 माइनस 9 माइनस की प्लस, माइनस की प्लस, प्लस 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 डी, क्योंकि 2d में से 1d जाएगा तो 1d बचेगा। ओके, इज इक्वल टू 504। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि जो 9 माइनस डी है और जो ये 9 प्लस डी है इंटू 9, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनमें से जो ये दो हैं इनको देखो बस, ये किस फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, वेरी गुड, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका a है 9 स्क्वायर माइनस b है b स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे बच्चों, 9 इज इक्वल टू 504। अब मुझे अगर 9 हटाना है, अगर ये 9 यहां से हटाना है तो दोनों तरफ किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वेरी गुड, डिवाइड बोथ साइड बाय 9। चलो तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81 माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 504। अब दोनों तरफ मैं कर दूंगा 9 से डिवाइड, क्या बचेगा, 9 से 9 गया, 9 1 जा, 9 5 जा 45, कितना बचा 5 बाजू में जाएगा 54, 9 6 जा 54।
अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 50। 66. ठीक है, अभी डी को उधर लेके जाएंगे और 56 को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा, 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है, माइनस करें कितना बचेगा, 81 माइनस 56 कितना होता है, 25। ठीक है, तो आपका डी स्क्वायर बचेगा कितना, 25। थोड़ा बड़ा हो गया बच्चों, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे डी की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर हटाना है, तो आप क्या करोगे, अप्लाई हाँ भाई, दोनों को स्कोर में स्क्वायर रूट में डाल देंगे ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट डी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। तो ये ऑर्डर पावर सेम नंबर रूट के बाहर, और ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर होता है, इसका भी ऑर्डर पावर सेम नंबर रूट के बाहर। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था जब भी ऐसा वेरिएबल इज इक्वल टू रहेगा तो हम प्लस और -5 लिखेंगे, तो प्लस या तो माइनस दोनों आएगा। क्योंकि अगर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है बच्चों, तो अगर डी की वैल्यू 5 होगी तो भी डी स्क्वायर 25 आएगा, और डी की वैल्यू अगर -5 होगी तो भी डी स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है। तो अगर डी स्क्वायर 25 है तो डी 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो जब भी ऐसा वेरिएबल इज इक्वल टू लिखा होगा तो आपको प्लस और माइनस पक्का से लिखना है। तो आपको रीजन समझ में आया क्यों ऐसा होगा? यस यस। ओके, तो यहां पे डी की दो वैल्यू आ गई है। एक बार आप लिखोगे पुट डी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, और एक बार आप लिखोगे पुट डी इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 से क्या निकालोगे आप, ए निकालोगे। डी की वैल्यू पुट करके देखो, 1 में डी की वैल्यू पुट करके क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अभी ए नहीं पता है तो आपको डी 2 मिला है, डी 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, तो दोनों पुट करोगे। पुट करो, ए इज इक्वल टू 9 -5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 9 माइनस ऑफ -5, क्योंकि यहाँ -5 है। यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू तो आएगी वहाँ पे भैया प्लस होगा 4 आएगी, तो माइनस। यहाँ पे आएगा 9 + 5, यहाँ पे आ जाएगा 14। तो एक ए की वैल्यू 4 होगी, एक ए की वैल्यू 14 होगी। अगर ए की वैल्यू 4 है तो ए प्लस डी कितना होगा बच्चों, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। सेकेंड टर्म 9 हो गया, और थर्ड टर्म होता है a + 2d, वो कितना होगा, तो 4 + 2 × 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 4. तो 14। 3 consecutive टर्म्स आर, पहले कौन से हो गए, 4, 9, 14, इस वाले के लिए हो गए। अब सेकंड वाले के लिए निकालते हैं। अगर a 14 है तो a + d कितना होगा, तो 14 + d कितना है बच्चों, इस केस में -5 है, तो 14 - 5 कितना होता है, भैया 5 -5 9 होता है। 14 - 5 9 होगा। ठीक है बच्चों, अब a + d निकल गया, अब a + 2d निकालेंगे। a + 2d कितना होगा, 14 + 2 × -5 कितना बचेगा, 14 - 10 बचेगा 4। तो 3 टर्म्स कौन से हो जाएंगे इस केस में, 3 consecutive टर्म्स आर, पहला हो जाएगा 14, दूसरा हो जाएगा
9 और फिर 4। देखो बात एक ही है, एक में असेंडिंग लिखा है, एक में डिसेंडिंग लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दो आंसर निकाल के दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका 2D आया था। समझ में आ रहा है? जब 2D आया था, 2A भी आ जाएंगे और फिर दो आप अलग अलग निकाल के दिखाएंगे। तो आपका आंसर 4, 9, 14 भी होना चाहिए और 14, 9, 4 भी होना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन के दो आंसर मैंने दिखाया, आंसर में भी दो लिख के दिखाया मैंने, इसके दो आंसर होंगे क्योंकि D 2 आया है। समझ में आया सबको कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? यस भैया। एक्चुअली ये बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, तो समझाने में ही पूरा पीरियड खत्म हो जाता है। तो भैया एक डाउट है आज। हाँ बोलो। भैया आज डाउट सॉल्विंग क्लास नहीं है? आज थी, लेकिन वो जो पूनम दीदी हैं उनको आपका एक्स्ट्रा पीरियड चाहिए था। अच्छा, आपको मराठी कौन पढ़ा रहा है? पूनम दीदी पढ़ा रही है कि मोहन भैया पढ़ा रहा है? पूनम दीदी। पूनम दीदी। मोहन भैया पहले पढ़ा रहे थे ना? यस भैया, मराठी क्लास में बोर होता है अभी। नहीं नहीं, चेंज कब हुआ मुझे पता नहीं चला। ओके। बहुत पहले हो गया। मई में हुआ। ठीक है सबको। नहीं नहीं भैया ने शायद 1 महीना पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या कैसे करना है? कंडीशन 1 कंडीशन 2 लेके करना होता है। तो देखो, पहले कंडीशन से आप A की वैल्यू निकालते हो, दूसरे कंडीशन से आप D की वैल्यू निकालते हो, फिर D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके A की वैल्यू निकाल लेते हो। और जब A और D आपको मिल जाएगा बच्चों, तो आपका देखो आपके जो तीन टर्म्स हैं वो आपने कैसे लिए थे? पहले को आपने क्या लिया था? A, फिर A प्लस D और A प्लस 2D। तो A और D की वैल्यू मिलने के बाद आप सारे खुद से निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है भैया कैसे आपकी किया? आवाज अटक रही है। हेलो भैया आपकी आवाज कुछ ज्यादा ही अटक रही है। हेलो, आवाज आ रही है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक मिनट, बस एक मिनट। हे- अरे हेलो हेलो, अभी आ रही है? अभी आ रही है? जी भैया अभी आ रही है। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई कर सकते हैं खुद से होमवर्क की तरह। भैया आपकी आवाज एको सा हो रहा है थोड़ा। एक मिनट, एक का आवाज बंद करना पड़ेगा। ओके, अभी इको नहीं होगा। ओके, तो आप लोगों को ये होमवर्क में करके आना है, क्वेश्चन नंबर 2। और अगर नहीं आया तो मुझसे आते ही पूछना है क्लास में, भैया हमको समझ में नहीं आया, फिर से बताओ, ठीक है? या कोई डाउट रहा होगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? सम ऑफ 3 टर्म इज -3 एंड प्रोडक्ट इज 8। यहाँ पे भी दो आंसर आ रहे हैं, अगर आप देखो मैं आंसर अगर आपको जूम करके दिखाऊं, देखो यहाँ पे भी दो आंसर आ रहे हैं, दिख रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन के भी दो आंसर आ रहे हैं, -4, -1, 2, 2, -1, -4। तो इस क्वेश्चन को भी आपको वैसे इसमें भी 2D आएंगे आपके, और वैसे ही निकालोगे आप जैसे मैंने किया था फर्स्ट वाला। हेलो, भैया आपकी आवाज आ रही है। ओके। तो सेकंड वाला आप लोग ट्राई करोगे खुद से सेम मेथड से। अभी टाइम नहीं है, वरना मैं आपको करने को देता, लेकिन समझाने में ही पूरा पीरियड चला गया हो। अभी किसका पीरियड है? रचना दीदी का? इंग्लिश। इंग्लिश, ओके। मैं होस्ट, दीदी मैंने आपको होस्ट बना दिया है। थैंक यू गणेश भैया। ओके। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग।
वो अभी तक तेरे मुंह में दही जमा था तो बोल रहा है गुड आफ्टरनून Good afternoon. Okay.